अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर एक और फर्द जुर्म आयद, केसेस में मजीद तेजी, क्या मुज़ाकरात की गाड़ी भी कभी पटरी पर आएगी? और जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को एक और खत, क्या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट लगेगी? नाज़रीन, तमाम मामला पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर, जिस खदशे का इम्कान जाहिर किया जा रहा था एन उसके मुताबिक हो रहा है। सबका ख्याल था कि अगर पीटीआई की 24 नवंबर फाइनल कॉल का एहतजाज नाकाम हुआ तो सख्तियां मजीद बढ़ेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, केसेस जो है उनको मुंतकी अंजाम तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जाएगा। ऐसा इसलिए होने का इम्कान था क्योंकि इस्लामाबाद एहतजाज की नाकामी से हुकूमत के हौसले बुलंद होना ही थे और पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ना ही थी। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। हमने भी अपने इस शो में कई बार ये बात दोहराई थी कि तहरीक इंसाफ एक बड़ा रिस्क ले रही है। सियासत में वापसी का रास्ता जो है वो हमेशा खुला रखा जाता है। जब आप सारे रास्ते खुद ही बंद कर दें और बंद गली में आन खड़े हो तो फिर दूसरे फरीक से गिला कैसा? हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही इस वक्त पीटीआई से काफी दूर हो गए हैं। ये दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि मुस्तकबिल करीब में करीब आने का कोई इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कानून नाफिज करने वाले उन इदारे पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR एलामिया के मुताबिक पहले से तैयार प्रोपेगेंडा जो बाज़ सियासी अनासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। इसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान जो है वो दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से होने वाले इस प्रोपेगेंडे की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। जाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी ISPR की प्रेस रिलीज। नाज़रीन, इस बयान से वाज़ेह है कि एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर फौजी क़यादत का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी हद तक सख्त है। दूसरी तरफ आज इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के GHQ हमले केस की समाअत की। इसी केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत 70 से ज्यादा अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जिन रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद की गई उनमें इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल और राजा बशारत समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 143 मुल्ज़मान जो है वो नामजद हैं। अदालत ने 23 मुल्ज़मान को पहले ही इश्तिहारी करार दे दिया था। इश्तिहारी करार दिए गए मुल्ज़मान में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद भी शामिल हैं। पुलिस ने इस फैसले के बाद राजा बशारत और उमर अयूब को हिरासत में लेकर अडियाला पुलिस चौकी मुंतकिल किया। अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत भी हुई, लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने समाअत का बॉयकॉट किया और एतराज उठाया कि कमरा अदालत में मीडिया है, ना बाकी लोग मौजूद हैं, इसलिए कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई के आज पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूं। तो इतनी उन्होंने बात की और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है, लेकिन उसके बाद वो चले गए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से ही गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है। उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उसमें हामिद रजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ये 5 हैं हमारे दोस्त हैं जिनके ऊपर जो है ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है। तीसरे केस में तोशा खाना 2 में गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के वारंटी गिरफ्तारी भी जारी की। उधर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बानी पीटीआई पर मजीद 14 मुकदमात का इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके बाद इन पर इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई है, जबकि इससे पहले मुकदमात की तादाद जो थी वो 62 थी। यानी धड़ाधड़ केसेस बनाए जा रहे हैं
और इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है, ये सब एक्सपेक्टेड था। हुकूमत ने तो ये तेजी दिखानी थी, लेकिन एक और जानिब से भी कुछ हलचल है जिसको देखकर लगता है कि सियासी देग में कुछ पक रहा है। वो है मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान और सेनेटर फैसल वाडा की मुलाकातें। सबसे पहले बिलावल भुट्टो से फैसल वाडा ने मुलाकात की, फिर बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मिले। इस मुलाकात का मेन एजेंडा तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब सियासतदान एक साथ बैठते हैं तो कैसे मुमकिन है कि मौजूदा हालात पर बात ना करें। आज फैसल वाडा भी मौलाना फजल रहमान से मिले। जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सहाफियों ने कौमी हुकूमत की खबरों के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। क्या इस मौजूदा सूरत हाल का हल मुज़ाकरात है, उस पर पेशरफ्त हो रही है कोई? देखिए, मुज़ाकरात से आगे चीजें बढ़ती है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर खत्म होती हैं और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। मुज़ाकरात और सियासत इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम है। फैसल वाडा ने ढके छुपे अल्फाज में बात की, लेकिन मीडिया ब्रीफिंग के आखिर में बता दिया कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से फिक्रमंद है और उन्होंने इस हवाले से मौलाना से भी बात की है। मेरा एक एजेंडा है, जहां पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहां इमरान खान साहब की जिंदगी को बचाना उनके हवाले उनकी बेगम साहिबा से। हर जुर्म की एक सजा की एक मुद्दत होती है, लेकिन सजा के बाद किसी की जान से नहीं खेल सकते। उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। 15 के बाद मैं वैसे ही मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 5 मुल्कों में जा रहा हूँ और वहां भी मुझे जाके एक्सप्लेन करना है कि इमरान खान की जान को उनकी बेगम उनके हवाले से क्यों खतरा है। फैसल वाडा टीवी शोज में मुसलसल हुकूमत और पीटीआई दोनों पर तनकीद कर रहे हैं और पीटीआई में खुसूसन बुशरा बीबी पर खुलकर बात करते हैं। फैसल वाडा की मुलाकात के बाद एक और डेवलपमेंट भी हुई जब वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे और हुकूमत लाहेमल से मुतालिक अमीर जेयूआई को एतमाद मिल गया। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर भी एक जंग चल रही है, यह भी एक ओपन सीक्रेट है। आज अडियाला जेल में कमरा अदालत में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से तकरार हुई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने 12 शहादतें ही क्यों बताई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास जो तफसीलात हैं इसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। इस पर अलीमा खान बोली कि आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं। जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि क्या आप ये बताएं कि आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए। सलमान अकरम राजा ने भी इस दौरान बैरिस्टर गौहर की हिमायत की और अलीमा खान से कहा कि जो कारकुनान अदालत में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। यानी बानी चेयरमैन की फैमिली और पार्टी क़यादत एहतजाज के बाद मुख्तलिफ सियासी मामलात पर अब एक पेज पर नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, पीटीआई का एक और मसला भी है और वो बहुत संगीन है। जमात का डिजिटल मीडिया विंग भी यूं मालूम होता है जैसे बहुत हद तक जो है वो आपस से बाहर हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अकाउंट से इदारों के खिलाफ खौफनाक किस्म की पोस्ट जारी की जाती है। ये ऐसी पोस्ट हैं जिनकी हिमायत खुद पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान भी करने से कासिर है। ज्यादातर इस तरह का मवाद बैरून मुल्क बैठे लोगों की जानिब से मुख्तलिफ पेजों पर अपलोड किया जा रहा है, जिसका पार्टी की सीनियर क़यादत को फौरी नोटिस देने की जरूरत है, क्योंकि सियासत में तमाम रस्ते बंद नहीं किए जाते और ना ही मामलात को इस नहज पर पहुंचाया जाता है जहां से वापसी फिर मुमकिन ना हो। नाज़रीन, इसी सूरत हाल को जरा तफसील में जाकर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि अब जिस तरीके से मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं उसमें अब कोई तरीका है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं या अब ये कशीदगी जो है ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और बड़ा लीडिंग रोल उन्होंने प्ले किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये आज का दिन ही अगर असद साहब आप ले लें, जो मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पहले फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, उसका एक बयान आता है, प्रेस रिलीज आती है एसपीआर की तरफ से, बड़ी सख्त उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जो कुछ 24, 25, 26 नवंबर को हुआ और जो भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। उसके बाद आज फर्द जुर्म आए जो हो जाती है मई 9 के हवाले से इमरान खान साहब पे और दीगर उनके साथ जो लोग शामिल थे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तमाम तर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, यानी लगता यूं है कि मामलात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। असद साहब, कहीं से आपको कोई वे आउट नजर आ रहा है? कोई इस तरह का यानी इम्कान है कि ब्रिजेस कैन बी बिल्ट इसके बजाय कि वो मुकम्मल तौर पर जलाए जा रहे हैं?
पहली बात तो फ़ाज़ आपसे आपने सवाल शुरू किया था कि क्या हालात बेहतर हो सकते हैं या ऐसे ही चलते रहेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे तो किसी सूरत में नहीं चलते रहेंगे। यहाँ से हम मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएँगे या हम कोई ऐसे फ़ैसले करेंगे जिसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हों। इस वक़्त जो है ना मुझे लग रहा है कि एक साइकिल में फँस गए हैं। देखिए हो रहा है दोनों तरफ, अगर आप देखें दोनों तरफ के अपने-अपने वांटेज पॉइंट्स देखने की कोशिश करें। यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके वर्कर्स इस वक़्त, आप लाहौर में, मुझे लाहौर का नहीं पता है, इस्लामाबाद का मुझे डेफ़िनेटली पता है क्योंकि वहाँ पर मेरी लोगों के साथ 10 साल से ज़्यादा काम किया है। छापे पड़े में, वर्कर्स घरों से निकले में, छुपे में, और बिल्कुल मैं ग्रास रूट्स वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। फिर ऑफ़ कोर्स जो 26 को हुआ वहाँ पर डी चौक के तो नहीं बट कुलसुम हॉस्पिटल के पास, जिन्ना एवेन्यू के ऊपर खून बह रहा है। तो उस माहौल के अंदर आप सोच सकते हैं शदीद गुस्सा और एक प्रेशर आता है लीडरशिप के ऊपर भी कि फिर उन्होंने उसी शिद्दत से रिएक्ट करना है, उनके बयानात जो होंगे वो उसी शिद्दत के होंगे, क्योंकि ये तवक्को है। जब वो बयानात आ रहे हैं तो उस बयानात की बुनियाद तो पहले एक साइकिल ऑफ वायलेंस हुआ, जो भी उसकी तफसील है, फिर उसका एक रिएक्शन आया, फिर उस रिएक्शन की वजह से जो हो रहा है मुल्क के अंदर उस पे ज़ाहिर है दूसरी साइड रिएक्ट कर रही है। बेहतरी की अच्छा, अब गुंजाइश इसमें सिर्फ उस असद वक़्त साहब, होगी इसमें somebody has to blink first। कि आप जैसा एक इंटेलेक्चुअल सोचने वाला इंसान जो है, और ज़ाहिर है हम सबकी ख्वाहिश ये है कि बेहतरी की तरफ हालात जाएँ, तो आपने नैरेटिव्स का बड़ा केयरफुली फ्रेम करना है। अगर आप सवाल ये पूछेंगे ना और नैरेटिव इस तरीके से फ्रेम होगा कि हू इज़ गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, तो कोई भी नहीं करेगा। अब सारा मुल्क देख रहा है, बल्कि दुनिया देख रही है अब तो, और जिसने भी कोई पहला कदम उठाया तो वो ये देखा जाएगा कि वो ब्लिंक कर गया है। तो हमने ये नहीं कहना, हमने ये कहना है कि कौन बड़ा इंसान साबित होगा, कौन ज्यादा बड़ा होकर निकलेगा इसके अंदर। मेरे ख्याल में जब इतने बड़े खतरात की सिचुएशन हो, उसमें बेहतरी की गुंजाइश के लिए अपने जो स्टैंस है उसके अंदर लचक दिखाना, रीच आउट करना कि अगर दूसरी साइड रीजनेबल स्टेप्स लेने के लिए तैयार है तो फिर हम भी रीजनेबल स्टेप्स लेंगे। ये बड़े होने की निशानी है, ये ताकत की निशानी है, ये कमजोरी की निशानी नहीं है, और ये ब्लिंकिंग की निशानी नहीं है। लेकिन उसमें जिम्मेदारी अगर हम भी एक क्लियर है। सेकंड के लिए बात ब्लिंक, आपको ठीक है, ठीक है, ये ब्लिंक कि वाला इशू, हम जब पार्लियामेंट में गए ना नए नए, अग्रीड तो के, हमें ये सिखाया गया, पुराने लोग जितने थे पार्लियामेंट में, उन्होंने हमें सिखाया कि भाई माहौल अच्छा रखने की जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है, जो भी हुकूमत में हो। तो ऑपोजिशन जी का जी, काम तो रौला ठीक डालना है, ऑपोजिशन का काम तो शोर मचाना है। हुकूमतों का काम होता है कि ठीक। मामलात को ठंडा किया जाए, हुकूमतों के इंटरेस्ट के अंदर होता है। लेकिन उसमें असद साहब जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो डायनामिक्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पर मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूं, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस किस्म की एक गुफ्तगू हो रही है, ये डिस्कोर्स हो रही है या इल्जाम तराशी हो रही है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है असद साहब, वो अपने रहनुमाओं के जरिए नहीं बात कर, लगता ये है कि वो सोशल मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा जा रहा है, जिस तरह की कैंपेन्स बनाई जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर और बेशतर लीडर ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि जी हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे जो बयानिया आ रहा है जिससे ये सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है और उस पर मजीद रिएक्शन आ रहा है, ये दानिस्ता तौर पर तो कोई लीडरशिप कहती है हम तो कर ही नहीं रहे। ये जो एक बन गया है एक साइकिल जिसमें इतनी सख्त जबान, इतनी सख्त कैंपेन और फिर रद्द-ए-अमल, इसको तोड़ने के लिए तो या तो इमरान खान साहब खुद तोड़े आके, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं जमात में जो इस सारे मामले को रोक सकता है। अच्छा, जो हल निकलना है ना, हल तो निकलना है टॉप से ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो हल निकलेगा, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से देखेंगे तो वहां पे भी टॉप से ही निकलेगा हल, और अगर आप तहरीक इंसाफ की तरफ देखेंगे तो वहां पे भी टॉप से ही निकलेगा हल। दोनों इदारे ऐसे हैं जहां पे चेन ऑफ कमांड पे बिल्कुल क्लैरिटी है। लेकिन जरा सा मैं आपको सोशल मीडिया का, जाहिर है मुझे तो नहीं पता अभी पिछले 1.5 साल के अंदर जो सूरत हाल है वहां पे कि क्या इंटरेक्शन हो रहा है, बट ये मैं बता सकता हूँ कि जिस वक्त मैं वहां पे होता था उस वक्त भी लोग अक्सर, और मैं जरूरी नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, किसी सहाफी के साथ शुरू हो गया और वो सत्यानाश हो गया और सहाफी का, और वो कह रहा है कि जी देखो तहरीक इंसाफ वाली हुकूमत जो है मेरे खिलाफ कैंपेन चला रही है। और बहुत दफा मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी भाई कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में और पार्टी के सपोर्टर में मैं बहुत से तजिए सुनता हूं, अच्छे बड़े सीनियर सहाफियों के मैं तजिए सुनता हूं। वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने ये कहा और उसके बाद ट्वीट दिखाते हैं, वो ट्वीट किसी एक इनफरादी शख्स की ट्वीट होती है जिसके पास ना अभी ओहदा है ना कभी ओहदा रहा है। अच्छा, ये आजाद जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है, एग्री हम नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मेरा और बिलावल का कोई एक्सचेंज हुआ, उस एक्सचेंज के बाद जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर सब सपोर्टर्स जो हैं वो जंप इन कर गए। वो 24 घंटे जो यलगार थी बिलावल के ऊपर, मैंने फाइनली ट्वीट किया, मैंने कहा यार छोड़ दो, बच्चा है। आगे से जवाब आया और सही जवाब था। उसने कहा भाई हम आपसे तनख्वाह लेते हैं कि आप हमें बताएंगे कि कब हमने बोलना है कि कब नहीं बोलना, हमारी जब मर्जी आएगी बोलना है, जब मर्जी आएगी नहीं बोलना। सो थोड़ा सा जी हमें जी, इस लेकिन उसमें सिचुएशन को हाँ अ, लेकिन असद साहब उसमें चले, मैं आई वांट टू मूव ऑन क्विकली, लेकिन उसमें यह है कि बाकायदा तौर पर देखें, ये आई थिंक यू विल आल्सो अग्री टू इट कि अगर खान साहब कहें कि यार ये आपने नहीं करना तो वो नहीं करेंगे, बट खान साहब ये नहीं कहते, यानी जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी जब उस तरह की चीजें लिखी जाती हैं तो फिर तो जाहिर बात है डिनायबिलिटी जो है वो मुश्किल हो जाती है। और खान साहब तो कहते हैं कि सोशल मीडिया उनका एक वेपन है। लेकिन ये जो अभी आपने बिलावल साहब की बात की, अच्छा अब ये आप असल आप भी देख रहे होंगे कि पिछले चंद दिनों से बिलावल भुट्टो, फैसल वाडा, मौलाना फजल रहमान, इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। ये आपको क्या समझ आ रही है? ये वो जो आप बात कर रहे थे कि बीच में कोई रास्ता तलाश करें, ये लोग वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और जो है वो डेवलप हो रहा है? और फैसल वाडा साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल ऑफ दिस? अच्छा, पहले तो मैं क्विकली कमेंट कर दूं जो पिछली बात हो रही थी। देखें, जहां तक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे ही कोई ना कोई इकदामात शुरू होंगे, कोई डायलॉग शुरू होगा जिसके अंदर मस्बत पेशरफ्त होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो ये बिल्कुल जायज एक मुतालबा भी होगा और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब कर भी देंगे और डेफिनेटली कर देना चाहिए कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के से आपको नैरेटिव जो है उसके अंदर जो हीट है वो कम होती भी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन ये उस वक्त होगा जिस वक्त कोई बातचीत हो रही है और किसी मस्बत हल की तरफ जाने का कम से कम इशारा दिया जा रहा है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, देखिए लेट्स टॉक ओपनली। इस वक्त इस्लामाबाद आप जाएं तो इस्लामाबाद में आपको पता है कि हमेशा जो है ना एक डोमिनेंट र्यूमर चल रही होती है, कुछ सियासी, वो मुस्तकिल है, वो इस्लामाबाद के मिजाज के अंदर शामिल है। तो वो जो इस वक्त जो खबर चल रही है ना बहुत ज्यादा, वो खबर ये चल रही है कि ये नून की हुकूमत की छुट्टी होने वाली। तो और अब भाई कौन आएगा? नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी तो कौन आएगा? तो उसमें दो मुख्तलिफ राय आती हैं। एक ये कि जी कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है और खान साहब की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो रिकंसिलिएशन हो जाएगी और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी। और दूसरे ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट आ जाएगी वहां पे। सो पीपल्स पार्टी का इस वक्त पॉलिटिकली एक्टिव होना, दूसरे प्लेयर्स जो इस वक्त फुल्ली लेट्स से ऑन बोर्ड नहीं है, या तो जेयूआई है जिस तरीके से, वो तो बिल्कुल ही अपोज कर रही है मुस्लिम लीग नून को, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि है भी हुकूमत का हिस्सा लेकिन नहीं भी है हुकूमत का हिस्सा, तो वो अपनी अपनी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज के ऊपर एक्टिवली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि खबर यही गर्दिश कर रही है कि ये मामला शायद महीनों का है, सालों का नहीं। असद साहब इस र्यूमर के पीछे, ठीक है, ये जो लॉजिक है, ये जो कर रहे हैं हम सब ने सुनी है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या नजर आती है? देखिए, जो वन पेज वाला होने का एक एलिमेंट है जो इस टाइम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का है, उससे ज्यादा वन पेज तो कोई हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी आप खुद एक बार बात कर चुके हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा था कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बेहतर लग रहे हैं, स्टेबिलिटी वापस आ रही है और मैक्रो इकोनॉमिक तमाम तर जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल लग रही है। तो अगर बेसिक सारे ठीक हैं तो फिर क्या लॉजिक क्या है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट को हटाया जाए और किसी और को लाया जाए? आपका प्रेमिस बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेमिस है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या लॉजिक है? मसला ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, अगर हम एक हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, या लोग कहते हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के वक्त हाइब्रिड मॉडल था, अब इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वक्त हाइब्रिड प्लस मॉडल है, चाहे किसी किस्म का भी हाइब्रिड है, तो उस हाइब्रिड के अंदर जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर करना है ना, और उसके रिटर्न में उनको कुछ मिलना है। तो जो पॉलिटिकल साइड है, उस पॉलिटिकल साइड ने क्या डिलीवर करना है? उसने पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिलीवर करने हैं ना, उसने सियासत को कंट्रोल करके दिखाना है, राइट? जिस वक्त तहरीके इंसाफ पंजाब के अंदर बाय इलेक्शन हारना शुरू हुई, तहरीके इंसाफ की हुकूमत, वो वन पेज होते हुए भी
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि जी ये तो डूब रहे हैं, ये हमें साथ लेके डूब जाएंगे। तो अगर उस वक्त सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ निस्बतन कमजोर नजर आ रही थी, तो इधर तो बेड़ा ही गर्क है ना। यहां तो सियासत की धज्जियां उड़ चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की। जो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल नहीं है, पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है आप इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिकॉर्ड कह चुका हूं, फरवरी 8 के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम सीटें जो हैं वो ठीक जीत के आई हुई है, हैदराबाद और कराची की चंद सीटों के अलावा। वो भी पता नहीं क्यों किया था, वैसे ही उनकी हुकूमत बन रही थी। मुस्लिम लीग नून की हकीकत नहीं है। सो डायनेमिक्स यहां पर ये है कि जो पॉलिटिकल लीड जिसको दी गई है वो पॉलिटिकल रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करके दे रहा। तो आपके ख्याल में ठीक है असद साहब, बिल्कुल फाइनली लास्ट क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, अगर देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी हम बात करें, इतने ज्यादा जो है वो दूरियां हो चुकी हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि उनकी वापसी का अभी इमीडिएटली तो यानी कि लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। और जो पीएमएलएन गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो भी हम एक सेकंड के लिए उसको फैक्टर इन कर लें, तो आपके ख्याल में इन योर ओपिनियन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट आती है तो उससे फंडामेंटल फर्क पड़ेगा, इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं, मैं ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप एक ट्रांजिशन के थ्रू एक नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज अ ट्रांजिशन स्टेप तो ये इट माइट बी एबल टू प्ले सम काइंड ऑफ अ रोल, कुछ इमीडिएट हीट कम करने के लिए, बट क्या ये सोल्यूशन है? मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि वो जो बुनियादी सियासी ढांचा है, जो इस वक्त पार्लियामेंट का नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर है, वो नहीं तब्दील होता उससे, अनलेस पीपल्स पार्टी कोई ऐसा काम कर सके जिससे वो पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल rapprochement कर सके। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या उसकी गुंजाइश है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी वो गुंजाइश मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन तर्जिया सुन रहे थे। सूरत हाल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होती है, लेकिन उसके साथ साथ नहीं भी होती, स्टेटस को इंट्रेंच्ड है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल मुलाकातें हो रही हैं, जाहिर बात है इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश करती हैं वो आए रोज जो है उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां जो है वो आती रहती हैं। ताज़ी जो खबर है वो आपने सुनी ली, असद उमर साहब ने उसका जिक्र किया, लेकिन बहरहाल ऑन द ग्राउंड इस वक्त जो है वो कोई ऐसा ठोस इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि ये सब कुछ होने जा रहा है। नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और खत की। सबसे बड़ी अदालत में खत व किताबत का सिलसिला एक वक्फे के बाद फिर शुरू हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बार चीफ जस्टिस को क्या तजवीज दी है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफी सैयद मुजम्मिल शाह और जनाब अहमद बिलाल महबूब, जो कि सरबराह हैं पिल्डेट। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आजकल मुल्क की सियासत और आईनी मामलात से मुतालिक पल पल बाद चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कहीं सियासी सूरत हाल में एक दिलचस्प नया मोड़ आ जाता है, तो कहीं 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारे अदालती सिस्टम में रोज आईनी और रेगुलर बेंचेस का मौजूद ज़ेर बहस होता है। आज दोपहर को भी इस वक्त एक सूरत हाल डेवलप हुई जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नई खबर सामने आती है। अदालत उज़्मा के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर तजवीज़ दी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर किया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से जायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। इस आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगर दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में इदारे और उसके मेंबरान के लिए उन लोगों के लिए ये शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने अपने लेटर में यह भी लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई जरूरी है। आर्टिकल 191 के ए के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191 ए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोक सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के लेटर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तक कोई जवाब सामने तो नहीं आया, मगर सीनियर जज के खत और उनकी तजावीज़ को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस खत के मुंदरजात पर जरूर जो है वो गहराई से सोचेंगे।
इस खत ने अदालत से कुछ दिन से जारी खामोशी को भी तोड़ दिया है। 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच के क्याम के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की खबरें जो सुर्खियों में अपनी जगह बनाएं कुछ कमी आ गई थी। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के बाद जहां चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इम्तहान शुरू हुआ चाहता है वो क्या अब आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देंगे या इस खत को पढ़कर वापस एनवेलप में डालकर अपनी टेबल पर रख देंगे। कुछ भी हो, एक बात तो वाज़ेह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बार बार 26वीं आईनी तरमीम की याद दिला रहे हैं और उससे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में आने वाली तब्दीलियों से मुतालिक भी उनको मुतवज्जा कर रहे हैं। अब बॉल चीफ जस्टिस के कोर्ट में है कि वो आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देते हैं या इस मामले को आईनी बेंच और जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपुर्द करते हैं। इन्हीं मामलात में नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो सीनियर तजज़ियाकार, जनाब अहमद बिलाल महबूब जो कि सरबराह हैं पिल्ड एट के, और जनाब सैयद मुजम्मिल शाह एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, ये आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज है वो हो या अडियाला जेल में जो फर्द जुर्म आयद हुई है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये जो माहौल 26 नवंबर के वाकयात के बाद जो माहौल है वो गर्म से गर्म होता जा रहा है। और ऐसे मौके पर जब बिलाल साहब हर तरफ से ये भी आवाजें आ रही हैं कि ये इस तरह की सूरत हाल, इतना टेम्परेचर, ये अनसस्टेनेबल है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या करना है वो इस वक्त कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामलात अभी और ज्यादा बिगड़ेंगे और खराब होंगे या कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया फहद साहब। बज़ाहिर तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों फरीक अपने अपने तौर पे बहुत सख्त उनका मौक़िफ़ है और उस पर डटे हुए हैं और वो समझते हैं कि वो ताकत के इस्तेमाल से या जो कुछ भी उनके हाथ में है उसके इस्तेमाल से वो दूसरे फरीक को पछाड़ सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं। यानी इस वक्त ये एक जंग की कैफियत है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को शिकस्त देने के कोशिश में है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये जंग नहीं है, ये सियासत है, सियासी मैदान है। जमहूरियत जितनी भी कमज़ोर या फ्लॉड है, बहरहाल उसकी एक पार्लियामेंट मौजूद है, पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, तो उसकी रूल्स ऑफ द गेम्स के मुताबिक ही चलना पड़ेगा और दोनों ही लगता है उसके रूल्स ऑफ द गेम्स के मुताबिक नहीं चल रहे। तो ऐसे मौके पे अमूमन तो एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। माजी में हमें फौज ये किरदार अदा करती दिखाई देती है और कभी कोई हमारे दोस्त आउटसाइड द कंट्री, हमारे फॉरेन दोस्त, वो हमारी मदद को आ जाते थे, मीडिएशन कर देते थे। अब पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रही। मैं तो इस वक्त जो ये सोचता हूँ फाद साहब, वो कितनी गैर हकीकत पसंदाना बात क्यों ना हो, लेकिन ये मीडिएशन हमें विद इन द कंट्री ढूंढनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एक बहुत आइडियल पोजीशन में है मीडिएशन कराने की। उनको मेरे ख्याल में ये काम करना चाहिए और दोनों फरीकों को भी उनको अप्रोच करना चाहिए। ये मीडिएशन से बात आगे बढ़े। बिल्कुल। ये आपने जो नाम ली बिलाल साहब, ये क्योंकि एक काफी अरसे के बाद पिछले चंद दिनों से मुजम्मिल साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, वो भी खबरों की जीनत बन रहे हैं और जो मुलाकातें हो रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आज फैसल वाडा भी वहां पे गए हुए थे, तो ये चह मुगैया तो हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी भी तरीके से इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने है उसमें कहीं से उनकी जो रेलेवेंस है वो को बढ़ती नजर आ रही है। तो अब या तो वो मीडिएटर का रोल अदा करे या कुछ और चल रहा है। तो ये मौलाना साहब का रोल आपको कैसा नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, उनका एक डिफरेंस ये है कि रिसेंटली जिस तरह पीटीआई ने एक सॉफ्ट स्टांस लिया उनको लेके, क्योंकि हमें याद है जब जलसों में और कंटेनर के ऊपर खड़े होके मौलाना साहब के बारे में जिस किस्म के अलकाबात से उनको नवाजते थे तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप, तो अब आकर अगर उस पर कुछ सॉफ्ट स्टांस लिया है उन्होंने, तो वो इसीलिए एक नेगोशिएटिंग कैपेसिटी में आ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब से दरीना ताल्लुकात, नवाज शरीफ साहब से कुर्बत और साथ साथ अब तहरीक इंसाफ के भी वो उस तरह निशाने पर नहीं रहे। वो और बात है कि 26वीं आईनी तरमीम को लेकर कुछ डिवाइड दिखाई दे रही थी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म किया जाए, वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिक्स ऑफ फाइनलिटीज की है।
अब फाइनलिटीज की पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो आपका सेलिंग पॉइंट है, जिस तरह पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की नेगेशन इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ पीटीआई, तो अगर वो कभी उस स्टांस से पीछे हटें तो फिर उनका जो सारा जिस तरह से यूएसपी है वो तो सफर करना शुरू कर देगी। हाँ, मौलाना साहब को लेके जो वर्कर था उसने कहीं ना कहीं स्पेस पैदा कर ली कि ठीक है उन पर अब तनकीद नहीं होगी, लेकिन बाकी पार्टीज जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ कहा जाता है बिलावल साहब शायद नेगोशिएट कर लें पीटीआई के साथ, कोई फॉर्मूला बना लें, इन हाउस चेंज आ जाए। वाडा साहब ने भी कहा कि नहीं, बिलावल साहब वो ताज़ा हवा का झोंका बन सकते हैं, जो करंट लीडरशिप है उससे ज़रा मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जिस नहज पे ये पहुंचे हैं, जिस तरह किसी दौर में भुट्टो साहब ने इस नौयत पे इन लाइंस पे पॉलिटिक्स की थी, तो उसमें अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। पीटीआई की पॉलिटिक्स में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। हमने देखा है कि डी चौक पर जब वो मौजूद थे, गंडापुर साहब ने वहां जाने की कोशिश की वहां से, तो अपने ही वर्कर्स ने कंटेनर को पहले नजर आतिश किया और दूसरे बाद में ये किया कि गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी। तो अब वर्कर भी उनको वो स्पेस नहीं देगा कि आप रिपीटेड यू टर्न्स ले सकें, क्योंकि आपने वो माइंड क्रिएट कर दिया है जो आपको खुद भी अंडू कर सकता है। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ये भी एक तरीके से पीटीआई को एक पॉलिटिक्स ऑफ फाइनलिटी की तरफ पुश कर रहा है? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं, देखते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ फाइनलिटी को सामने रखते हुए फिर कोई रास्ता है या अब किसी एक ने जीतना है और किसी एक ने हारना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा बिलाल साहब, ये जो मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करना चाह रहा हूं आपसे, लेकिन ये जो अभी मुज़म्मिल साहब ने बात की, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रेज्ड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लचक दिखाती है, अगर वो अपने जो उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन पोजिशन ली हुई है, जो कि हमें नजर आती है, जो खान साहब के हवाले से जो बयानात आते हैं या जो उनकी फैमिली मेंबर्स बयानात दे रहे हैं, अगर वो उसमें लचक दिखाते हैं तो उनका जो सोशल मीडिया की जो उनकी आवाज है, जो उनका जो सपोर्ट बेस है, वो इतना ज्यादा एक एक्सट्रीम पे चला गया है कि वो शायद इनको अलाउ ना करे लचक दिखाना। तो फिर क्या हम वाकई इस पोजीशन में आ गए हैं कि somebody has to win? ये अब दोनों साइडों की जीतने वाला जो एक मोमेंट था वो खत्म हो गया है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, ये मोमेंट आ चुका है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में ये सियासत में कभी भी यह मोमेंट नहीं आता कि जब आप कंप्लीटली किसी दूसरे फरीक को वैंक्विश कर दें, उसको पछाड़ दें और आप एक वाहिद फरीक रह जाएं जो जीता हुआ हो। ऐसा नहीं होता। ये हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे फरीक को देना पड़ता है। आप हो सकता है आप जीत जाएं, लेकिन दूसरे फरीक को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और ये अभी भी ये इम्कान मौजूद है। और ये लीडरशिप का इम्तिहान यही होता है कि वो अपने किसी मौके पे अपने बयानियों को इस हद तक आगे ले जाते हैं कि फिर लोग उस बयानिए में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि फिर पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन लीडरशिप ये कर लेती है, लीडरशिप का एतमाद इतना होता है। ये गंडापुर साहब पे इतना एतमाद शायद ना हो, लेकिन जब उन फॉलोअर्स को ये पता हो कि ये इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान है या उनकी तरफ से ये हिदायत है, तो वो उसको तस्लीम कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लीडरशिप को अपनी बात करने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये नामुमकिन है। वो पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल अदा करें। पहला बयान यही आया था कि वो पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे, भरपूर तरीके से अदा करेंगे, मेंबर्स को कहेंगे वो कभी गैर हाजिर ना रहें। यही वो तरीका है जिससे वे फॉरवर्ड हो सकता है। और अगर मौलाना को ये मैसेजिंग करें तो मौलाना के पास एक वाहिद सियासतदान है जिन पे दोनों तरफ का एतमाद किसी न किसी दर्जे में मौजूद है, और वो बहुत ही एक जीरक किस्म के सियासतदान है जो कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये सियासत में ये पूरी तरह से जीत जाने हारने वाली बात बिल्कुल मैं समझता हूं इमेच्योरिश बात है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अब एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े अरसे बाद देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल हुई है। पहले आज से कुछ हफ्ते पहले तक तो तमाम तरह हेडलाइंस जो हैं वो अदालत ही बना रही थी, फिर बड़ी वहां पे खामोशी छा गई थी। आज एक बार फिर मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को, और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं वो अभी भी अलाइव हैं, मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में जिस तरीके से इस वक्त एक कोर्ट की तश्कील हुई भी है, आईनी बेंच और जो बाकी कोर्ट है, उसमें 26वीं आईनी तरमीम का मामला अभी भी ओपन हो सकता है, रीलुक हो सकता है, अभी भी उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है?
देखिए, मैंने तो इस पे लीगल कम्युनिटी के जितने लोगों से बात की है ना, मुझे तो यही पता चल सका है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए नहीं सुन सकता कि 60s के 2 प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जिसमें एक लेजिस्लेशन से जो प्लेटफॉर्म या कोर्ट फॉर्म होती है उसी के सामने उसका ही स्क्रूटनाइज करना उसको पॉसिबल नहीं है, एज फार एज आई एम टोल्ड। जहां तक उस पर एतराजात की बात है तो उसमें जहां तक पीटीआई का बयानिया है उसमें यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। उसमें सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि एक तो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उनका एक डिजायर था कि ये उनका नाम प्रिवेल कर जाए, नहीं किया। उसके अलावा कोई लॉजिकल स्टैंडिंग तो दिखाई नहीं देती कि इसमें कौन सी ऐसी चीज हुई है जो इतनी डैमेजिंग है कि आप एक मैस मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं उसको रिपील करने के लिए। तो ये कल को आके पीटीआई भी इसका फायदा ले सकती है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जो इन गवर्नमेंट है वही वहां पर बैठ के ये तयन करेगा कि 3 में से कौन सा नाम सेलेक्ट होना है, तो ये पावर कल को आप भी इंजॉय कर सकते हैं, ये प्रिविलेज आप भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं वहां पर अब एक पैरेलल हायरार्की बन चुकी है, उसकी पावर किसी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी है। हाँ, ये ठीक है या नहीं इस पर अब डिबेट मौजूद है, लेकिन उस पर सियासतदानों का, बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब का भी वर्जन भी यही था कि 19वीं आईनी तरमीम हमसे बंदूक के जोर पे करवाई गई, इफ्तिखार चौधरी साहब ने करवा ली, फोर्सफुली करवाई। अदरवाइज हम ये नहीं चाहते कि इस तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी को प्रैक्टिस किया जाए। तो जो पॉलिटिकल क्लास है जो इसको सपोर्ट करती है वो ये बिलीव करती है कि चूंकि जुडिशरी के एंड से हमेशा कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा है तो हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अब वो ये पॉलिटिकल हो गई है और अब वो पॉलिटिकल नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत से लकूनाज, लूप होल्स मौजूद हैं, और ये भी जिस तरह वाडा साहब ने भी पहले कहा था कि एक और तरमीम भी लानी पड़ सकती है, क्योंकि जो लैंग्वेज उसमें लिखी गई है उसमें काफी एम्बिग्विटीज मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस पर एतराज हुकूमत को अगर ना भी हो, उसमें क्लैरिटी के लिए इनको कुछ करना पड़ेगा। दे हैव टू कम अप विद समथिंग मोर देन दैट। They have to come up with something more than that. बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब और बिलाल साहब आपका। मेरा नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।